नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रमुख लेखक परिचय करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। ये रचना किसकी है, इसको सीक्वेंस में लगाना या रचना और प्रकाशन वर्ष से मैच करना, तो ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा को, इनका जन्म हुआ था 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। दीपशिखा, यामा, ये काव्य संग्रह हैं। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध हैं। ये भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी विधा क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। ये क्या हैं? ये रेखा चित्र हैं, याद रखना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये रेखा चित्र हैं। और अतीत के चलचित्र प्रकाशित हुआ 1941 में, स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुआ 1943 में और मेरा परिवार प्रकाशित हुआ 1972 में। ठीक है, इसके बाद जो पथ के साथी हैं वो संस्मरण है, 1956 में प्रकाशित हुआ, जब इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद इनके प्रमुख पुरस्कार भी आ जाते हैं और ये भी ध्यान रखने हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए मिला 1983 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण भारत भारती पुरस्कार मिला, फिर पद्म भूषण मिला 1956 में। ठीक है, इनका निधन हो गया था 1987 में इलाहाबाद में, ये भी याद रखना है। मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं, लेखक परिचय लिए हैं, ये NCERT से लिए हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं बहुत तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो NCERT में दे रखे हैं। नारी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। शायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। काव्य में इनकी आंतरिक वेदना और पीड़ा व्यक्त हुई है, जबकि गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 उस समय की अद्वितीय रचना है। ठीक है, कौन सी? श्रृंखला की कड़ियाँ। समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। मतलब कि इनकी जो गद्य की रचनाएं हैं, उनमें जो शोषित लोग हैं उनको इन्होंने नायक के रूप में दिखाया है। ठीक है, और 12वीं कक्षा में इनकी रचना लगी हुई है भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। ठीक है, तो इसका नाम पूछा जा सकता है, लेखिका पूछी जा सकती है, विधा पूछी जा सकती है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और किस में संकलित है? जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे जनेंद्र कुमार। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जनेंद्र कुमार, इनका जन्म हुआ 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं, काफ़ी सारी रचनाएं, और इनकी रचनाएं हिंदी के हर पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखना है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सारे क्या हैं? इनके उपन्यास हैं। और इनके उपन्यास की एक मैंने छोटी सी अपने लिए ट्रिक बनाई है, पसंद आए तो आप भी इसको प्रयोग कर सकते हैं कि परख कर अनाम स्वामी की, नहीं तो सुनीता त्यागपत्र का कल्याण कर मुक्ति की जय बोलेगी। तो इसमें इनके सारे ही लगभग उपन्यास आ जाएंगे। परख कर अनाम स्वामी की, नहीं तो सुनीता त्यागपत्र का कल्याण कर मुक्ति की जय बोलेगी। ठीक है, तो ये इनके हो जाएंगे उपन्यास। उसके बाद आती हैं इनकी कहानियाँ। कहानी संग्रह
वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। ठीक है, तो इनकी भी ट्रिक आप कैसे याद रखोगे कि दो चिड़ियाँ बातें कर रही थी, एक रात, यहाँ से आप शुरू करोगे, एक रात दो चिड़ियाँ बातें कर रही थी, मतलब वातायन, कि नीलम देश की राजकन्या को पाजेब चुराने के कारण फांसी की सज़ा मिली है। तो याद रह जाएंगी सारी कहानियाँ। एक रात दो चिड़ियाँ, चिड़िया कह सकते हो, ऐसे भी आप बोल सकते हो, बातें कर रही थी, मतलब वातायन, कि नीलम देश की राजकन्या को पाजेब चुराने के कारण फांसी की सज़ा दी गई है। तो ये हो गई कहानियाँ याद। उसके बाद आते हैं इनके निबंध संग्रह। निबंध संग्रह वो भी कैसे याद करोगे? बात की जड़ है, बात की जड़ ये है कि पूर्वोदय के समय हम प्रस्तुत प्रश्न साहित्य का श्रेय और प्रेय पर सोच विचार करेंगे। बात की, यहाँ थोड़ा उल्टा करना है, बात की जड़ ये है, जड़ की बात है, समझ जाओगे आप। बात की जड़ ये है कि पूर्वोदय से पहले साहित्य का श्रेय प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न साहित्य का श्रेय प्रेय पर सोच विचार करेंगे, मतलब ऐसे आपको याद रह जाएंगे ये निबंध संग्रह। तो इनकी सारी रचनाएं, उपन्यास, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह याद हो जाएंगे। इनको पुरस्कार मिले थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी इनको मिला है, और निधन हो गया था 1990 में। ठीक है, हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं जनेंद्र कुमार। ठीक है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया है। दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखने हैं। उसके बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। 1937 में प्रकाशित कौन से उपन्यास? त्यागपत्र। ठीक है, आगे हैं, कथाकार होने के साथ साथ ये एक गंभीर चिंतक रहे हैं। वह गांधीवादी चिंतन दृष्टि रखते थे। बाजार दर्शन जनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो बाजार दर्शन की विधा क्या है? निबंध है। आगे आते हैं धर्मवीर भारती। जन्म हुआ इनका 1926 में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं, ये भी रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। मैंने पहले वो ही लेखक लिए हैं जिनकी रचनाएं हर बार लगभग पूछी जाती हैं। कनुप्रिय, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास है। अंधा युग गीति नाट्य है, इसको भी याद रखना है। पश्यंती कहानी, कहानी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य। ठेले पर हिमालय, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये निबंध संग्रह है। तो सारी रचनाएं ध्यान में रखनी हैं अच्छे से। प्रमुख सम्मान मिले हैं, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 1997 में इनका देहांत हो गया। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय प्राप्त धर्मवीर भारती का स्थान आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशेष स्थान है। उनके लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि ये हर उम्र हर वर्ग के पाठकों में लोकप्रिय है। लेखक के बारे में कुछ वाक्य पूछे जाते हैं, कुछ विशेषताएं पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन सी उनकी नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखना है। उनके लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो हर वर्ग के लिए ही लोकप्रिय हैं। इनकी रचनाएं हर वर्ग में लोकप्रिय रही हैं। उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। तो क्या सर्वोपरि है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। गुनाहों का देवता एक सरस तथा भावपूर्ण प्रेम कथा है। तो गुनाहों का देवता जो इनका उपन्यास है, उनका विषय क्या है? प्रेम कथा है ये एक। सूरज का सातवां घोड़ा पर फिल्म बन चुकी है। कौन सी रचना पर फिल्म बनी है? तो सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा युग गीति साहित्य में श्रेष्ठ गीति नाट्यों में एक है। कौन सा? अंधा युग। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग का संपादन किया।
काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है जो 12वीं कक्षा में है। इसमें मुख्य किस चीज़ पर चिंता व्यक्त हुई है या इसका विषय क्या है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व का इसमें सुंदर चित्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका विषय पूछ लिया जाता है तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का इसमें सुंदर चित्रण हुआ है, क्योंकि एक तरफ लेखक था और दूसरी तरफ उनकी दीदी थी। लेखक के जो हम उम्र थे वो एक मंडली की तरह घर घर घूमते थे, लोगों से पानी मांगते थे ताकि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए और वर्षा हो जाए। लेकिन लेखक इस बात को क्या मानता है? अंधविश्वास मानता है। इनकी जो जीजी होती है वो कहती है कि जब तक हम दान नहीं करेंगे पानी का तो इंद्र देवता प्रसन्न नहीं होंगे और हमें मतलब वर्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे है फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी 12वीं कक्षा में लगे हुए एक लेखक हैं। जन्म हुआ 4 मार्च 1921 में आरोही हिंगना, जिला पूर्णिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका पहला आंचलिक उपन्यास था विहार। प्रमुख रचनाएं हैं मैला अंचल, परिकथा, दीर्घतपा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। और कई बार ऐसा होता है कि हमने आम नहीं पढ़ी होती, एनसीईआरटी में जो दी होती है ना वो पूछ ली जाती हैं। जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये सारे कहानी संग्रह हैं। ऋण जल धंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व, ये सारे संस्मरण हैं। नेपाली कथा रिपोर्तार्ज हैं तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में इनका जो समग्र साहित्य है। ठीक है, 11 अप्रैल 1977 में पटना में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार हैं कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहे। उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला अंचल प्रकाशित हुआ। पहलवान की ढोलक उनकी एक कहानी है। विदा पूछ ली जाए। रेणु जी ने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया, क्योंकि उसमें एक पहलवान होता है। जो पहलवान बनता है एक ढोल के सहारे, उसकी धुन के सहारे, उसका कोई गुरु नहीं होता, एक ढोल ही उसका गुरु होता है, जिसकी धुन ही उसे मतलब इशारे देती है कि अब क्या करना है, कौन सा दाव, कौन सा पेच खेलना है। और वो एक मतलब राजघराने का वो पहलवान बन जाता है और अंत तक वो उस ढोल को बजाता रहा, जबकि पूरा गांव बीमारियों की चपेट में आ गई, महामारी फैल गई और ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर के लिए हेल्पफुल रहे और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।